ये तो क्या करना है, क्या रिवाइज करा दूं? नॉन आइडियल क्वेरीज। नॉन आइडियल तो भी क्वेश्चन ही नहीं आता। किसमें पास में नॉन आइडियल नहीं, वो चलो बस सिलेबस में तो है ही, वो तो जितना सस्ता। तुम करें नोट्स। और चलो अगर वो कुछ हुआ भी तो अलग से कराऊंगा, अभी तो हम इस वीक के हिसाब से चलें अपना जो प्लान है। टेस्ट ये संडे टेस्ट उसमें कुछ तो करेक्शंस थी एडवांस वाले में। वो मैंने करा दी थी। उसमें 3 करेक्शंस थी। नहीं पता नहीं, मैं बताता हूँ। एक तो था वो वाला क्वेश्चन, पैराग्राफ वाला था ना, थ्रेड लगा हुआ था और बीच में ब्लॉक था, जो उसमें एसएचएम का कुछ था। लास्ट जो उसका पार्ट था कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है, उसका बताओ कैसे सॉल्व होना चाहिए था वो क्वेश्चन। समझ गए मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? Yes. हाँ जी, टेस्ट में वही किया हुआ था, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार-बार। एक बचा जो आपका लास्ट कॉम्प्रिहेंशन था,
मैट्रिक्स मैथ, सॉरी, जिसमें अगर आपको ख्याल हो तो आपकी ऑप्शंस ऐसी थी, एक में राइज किया हुआ था, एक में फॉल किया हुआ था, एक में मर्करी ड्रॉप ऐसे 2 प्लेट्स के बीच में था, और एक में बस ड्रॉप ऐसे पड़ा था ना? ये थी ऑप्शन। इसमें आपके जो कॉलम 1 में ऑप्शंस थी, एक तो थी हाँ एडेसिव और कोहेसिव को कंपेयर करना था, और एक थी बस वो जो सी या डी ऑप्शन थी कि पी ए ग्रेटर देन पी बी वाली है। सर जो लास्ट वाला ड्रॉप है जो सिर्फ पड़ा हुआ सरफेस तो उस पर हम कैसे बताएंगे कि एडेसिव फोर्स ज्यादा है कि कोहेसिव फोर्स? देखो ये बच्चों चलो कैसे पता चलता है एडेसिव फोर्स? एंगल ऑफ कांटेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट से कैसे? अगर एक्यूट बन रहा है फिर कोहेसिव एडेसिव ज्यादा है, जैसे जो ये फर्स्ट केस है एक्यूट बन रहा है तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस एडेसिव फोर्सेस ज्यादा है, यस जहाँ पे ऑब्ट्यूज बनता है वहाँ कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है। चाहे इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट से कह लो, चाहे इसको मेनिस्कस से कह लो, कि जहाँ कनकेव मेनिस्कस बनता है वहाँ पे हम एडेसिव स्ट्रॉन्गर कहते हैं, जहाँ कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है वहाँ कोहेसिव स्ट्रॉन्गर कहते हैं। वाटर ड्रॉपलेट अगर ग्लास की सरफेस पे पड़ी है तो ऐसी शेप पे यूज कैसे उधर नीचे ग्लास नहीं, ये मकरी, ये तो मकरी बन हुई कैसे? अगर वाटर ड्रॉप होती नहीं, वाटर तो फैल जाता है, वाटर में तो एडेसिव फोर्स ज्यादा हो जाती है ना। है यस ऐसी शेप जो मैंने बनाई है ये तो मकरी की बनेगी, जिसमें कोहेसिव स्ट्रॉन्गर है। वाटर भी तो फिर रिटेन कर लेता है कुछ हद तक करता है, बट मतलब वाटर की टेंडेंसी ज्यादा ऐसा ड्रॉप नहीं बनाएगा वो स्फेरिकल, वो तो फैलेगा ग्लास की सरफेस। तो मतलब जो एडेसिव ग्रेटर देन कोहेसिव आना था आपका, वो किस में आना था ऑप्शन में? सिर्फ पहली ऑप्शन में आना था, ठीक है। और बाकी 3 में कोहेसिव, मतलब बेसिकली जो ये ऑप्शन में आना था उसके बाकी बचे हुए आपके बी में आने थे। फिर इस वाले में प्रेशर कम था। हाँ, अब मैं आ गया था प्रेशर पे, जो बताना था कि प्रेशर कहाँ कहाँ में ज्यादा है, वो भी सिंपल आपको कर्वेचर देखना था। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये बी है, इधर ये ए था ये बी था, किसी एक में मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि बाहर को था ये, है ना, और चौथे में ऐसे ही था, यही थी ना। तो कहाँ पे देखो, वो तो बहुत प्रेशर देखा तो सबसे आसान है, जो धक्का मार रहा है कहाँ पे ए का प्रेशर ज्यादा होगा बी से, फर्स्ट वाली ऑप्शन में, ये वाली में, और लास्ट वाली में, ठीक है। ये पहले आंसर गलत दिया हुआ था, मैंने चेंज कर दिया था इसको, अब अपडेट हो गया आपका। और बाकी जहाँ बी का प्रेशर ज्यादा है वो बाकी 2 ऑप्शन, ठीक है। एक और आंसर चेंज था रोटेशनल का, जिसमें ये था कि रोलर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट जा रही है, उसके ऊपर आपने स्फीयर को जेंटली प्लेस कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। उसमें पहले जो आंसर दिया हुआ था सी और डी दिया हुआ था, वो तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी था। वो तो नीचे तो बीडी हाँ अच्छा, नीचे बीडी था क्या इसमें? अच्छा ठीक है, तो उसका बीडी बनता है, वो बड़ा ऑब्वियस सा ही था, मतलब आपको एकदम फ्रिक्शन से आइडिया लग रहा है कि रोटेट की तरफ को करेगा, और रिलेटिव मोशन तो इवेंचुअली खत्म ही हो रही है। सर उसका फ्रिक्शन का वर्क डन वाले का आंसर नहीं बन रहा था सर, वो था कौन सा? क्या क्वेश्चन था वो? सर वो था कि वर्क इन द फ्रिक्शन इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड relative to the belt. WB is the following correct expressions.
वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द स्फीयर तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन बताना था दो सिनेरियोज में रिलेटिव टू स्फीयर हो गया रिलेटिव टू स्फीयर रिलेटिव टू ग्राउंड ग्राउंड और बेल्ट और एक था रिलेटिव टू ओके रिलेटिव टू ग्राउंड क्या हो रहा है स्फीयर के साथ इनिशियली तो वो स्फीयर की स्पीड 0 ही थी यस है ना बाद में क्या होगा उस स्फीयर के साथ टच करते भी ना फिर उसके बाद कम्युनिकेशन हो जाएगी। नहीं टच करते भी नोट क्यों होगी मतलब स्टेडी स्टेट क्या होगी करना वो स्फीयर रोलिंग कर रहा होगा जहां पे उसके लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट रहेगी क्या ये सोच पा रहे हो कि यही स्टेडी स्टेट बनेगी Yes. तो मतलब स्टेडी स्टेट में फिर हाँ व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट VCM एंड ओमेगा फिर क्या क्या इक्वेशंस बना हो गया फ्रिक्शन कौन सी लगेगी काइनेटिक यस Yes. उसमें निकालना क्या था मतलब वैल्यू निकालनी थी या क्या यस करना ये रिलेट करना था मुझे बेल्ट का वैल्यू निकालना है चलो ठीक है तो अब आपको पता है कि अब मैं स्फीयर फ्रेम में मतलब अर्थ फ्रेम में बात कर रहे हैं राइट नाउ ठीक है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी आगे को लगेगी एफ के यस नहीं उससे मतलब मैं इनिशियल जब रखा है तब वो तो रोलिंग शुरू हो जाएगी तब काइनेटिक आएगी उससे स्टैटिक आएगी उससे पहले तो काइनेटिक ही लगी जाएगी तो आप अब कैसे बनाओगे इक्वेशन क्या कह सकते हो तो आपको एक टाइम टी निकालना होगा जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो उसकी अब इक्वेशन कैसे बनेगी मतलब आपकी ये बन जाएगी ना कि एफ के उसकी तो वैल्यू आपको पता ही है एफ के क्या होगा म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम ए सी एम एक आपकी बन जाएगी एफ के इंटू आर इज इक्वल टू ये कौन सा स्फीयर था सॉलिड वालो Solid. 2/5 मास पर अल्फा तो ये ए और अल्फा में आ गई इक्वेशन इससे आप किसी भी टाइम वी पे VCM और ओमेगा लिख दोगे और इनमें रिलेशन क्या होगा VCM प्लस ओमेगा आर इज इक्वल टू V नॉट अंडरस्टूड तो इससे आपके पास इन सब की वैल्यूज निकल आएंगी टी निकलेगा और टी से आप फिर VCM और ओमेगा आर निकाल सकते हो अग्रीड ठीक है एक बार ये निकल आया तो बेल्ट फ्रेम में अर्थ फ्रेम में सॉरी अब डेल्टा के ही क्या हो जाएगा मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा डेल्टा के ही तो वो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना बस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है। Zero. Yes. How will you solve in belt frame? मैंने बेल्ट नहीं किया था सॉल्व तो इनिशियली उसकी मैंने वी नॉट मान ली थी स्फीयर की लेफ्ट की तरफ फिर उसके बाद उसको बेल्ट के फ्रेम में इनिशियली तो इवेंचुअली ऊपर आ गया
वी नॉट आ गई बाद में। उसके बाद से फिर फ्रिक्शन लगा दी थी। द बेल्ट के फ्रेम में फाइनली क्या होगा? बेल्ट के फ्रेम में ऑपोजिट दूसरे नहीं, बेल्ट के फ्रेम में फ्लोर रोलिंग होगी। मैंने तो उसी के फ्रेम में करवाई है। क्या अर्थ फ्रेम में आएगी फ्लोर रोलिंग? फ्लोर रोलिंग तो अर्थ फ्रेम में आएगी ना। अर्थ के फ्रेम में हम प्योर रोलिंग मान रहे हैं, पर हम उसके लोएस्ट पॉइंट, प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट की जीरो के जिस भी मटेरियल के ऊपर उस रिलेटिव जीरो, मतलब जो बेल्ट की वेलोसिटी है वही लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी ना। फिर टेक्निकली हम प्योर रोलिंग बेल्ट के फ्रेम में नहीं कर रहे, अर्थ के फ्रेम में नहीं कर सकते। अगर अर्थ के फ्रेम में हम वैसे ही मान रहे जो वी नॉट हमने दिया है वो अर्थ फ्रेम में ले रहे हैं। प्योर रोलिंग तो टेक्निकली बेल्ट के फ्रेम में, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है बेल्ट से। नहीं, मतलब प्योर रोलिंग मतलब सेम ही मीनिंग है, चाहे आप Yes, sir. मतलब चाहे रिलेटिव वेलोसिटी सेम बोलो या हाँ, मतलब ये कहो कि बेल्ट के फ्रेम में भी प्योर रोलिंग ही होगी। अर्थ फ्रेम में जो हो रही है वो बेल्ट के फ्रेम में भी, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो बस फर्क इतना है कि बेल्ट के फ्रेम में आपका इनिशियली वी नॉट लेफ्ट को है, और बेल्ट के फ्रेम में तो आप सिर्फ ये कह रहे होगे कि VCM इक्वल टू ओमेगा, उस तरह लिख रहे होगे। ठीक है, तो इससे बेल्ट की फ्रेम में निकल रहा है। Question था एक, in a stationary wave the energy does not transfer across antinodes. True or false? एक और क्वेश्चन था कि स्टेशनरी वेव में एक एंटी नोड के अक्रॉस एनर्जी ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है? नोड Antinode. एंटी नोड था, क्या नोड के अक्रॉस कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती है? नोड के अक्रॉस तो आपको पक्का ही पता है कि नहीं होती। क्या एंटी नोड के अक्रॉस होती है? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन में जाता था तो नोड और एंटीनोड में, मतलब जब मेन पोजीशन पे होता था तो एंटीनोड की एनर्जी ज्यादा होती थी, जब एक्सट्रीम पे होता था तो हम नोड की ज्यादा मानते थे। वो तो चलो हम वो तो ये कहते हैं ना कि एनर्जी इधर उधर हो रही है, ट्रैवल हो रही है, मतलब उससे आप ये कैसे बता पा रहे हो कि एंटी नोड क्या क्रॉस हो रही है कि नहीं? एंटी नोड की एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, ये तो पक्का है। Yes. अब पॉइंट इज कि वो एनर्जी इधर जाके वापस इधर आ रही है या वो एनर्जी उसके अक्रॉस ट्रैवल कर रही है। क्वेश्चन तो ये है। जैसे नोड के अक्रॉस आप कहते हो ना कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, Yes. तो एंटी नोड के अक्रॉस एनर्जी ट्रांसफर होती है कि नहीं होती? ट्रांसफर मतलब टोटल एनर्जी, मतलब उसके अक्रॉस, मतलब उसके मतलब कैसे एक बड़ा समझना है एंटीनोड के क्रॉस का क्या मतलब? एंटी नोड के अक्रॉस मतलब ऐसे जो ये मैंने सबसे नीचे वाला बनाया है वो, कि जो एनर्जी एंटी नोड के लेफ्ट पे है क्या वो एंटी नोड के राइट पे जाती है? Yes. जैसे आप नोड के लिए ऐसा कहते हो ना कि नोड एक्ट्स एज अ बैरियर, Yes. कि जो एनर्जी नोड तक पहुंची वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, Yes. नोड को अक्रॉस नहीं कर सकती। Yes. सिमिलर लाइंस पे व्हाट कैन यू से अबाउट एन एंटी नोड? सर बस ये कह सकते हैं कि दोनों सिमेट्रिक है, लेफ्ट और राइट, हर एक स्टेट पे दोनों के, अगर लेफ्ट देखें अगर राइट देखें तो सेम एनर्जी आएगी, हर एक पॉइंट की नहीं होगी। इसका लॉजिक ये होता है, आप उसको कट कर दो थ्रेड को एंटी नोड से, ठीक है? अगर आप कट करते हो तो जो इस एंटी नोड वाला जो पॉइंट है इस पे फोर्स किधर को लग रही है? टेंशन जो है किधर को लग रही है हमेशा? जो उसके राइट साइड वाला थ्रेड है वो उस पे हमेशा राइट को लगा रहा है टेंशन। Yes. एंटी नोड वाले पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रही है? ठीक है। हमेशा वर्टिकल हो रही है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस टेंशन फोर्स? जीरो। मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो अगेन अनटेस्टेड है सो फार। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें नोड ही था, मैंने जान के चेंज किया था।
बाद में कि एंटीनोड के लिए पूछना है। हम ये बहुत जगह पढ़ते हैं कि नोड के अक्रॉस एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, बट एनर्जी ट्रांसफर एंटीनोड के अक्रॉस नहीं होती। इन अदर वर्ड्स एक नोड और एंटीनोड के बीच में एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन मेटल प्लेट लिक्विड में उस पर टेंशन फोर्स लगा एक से हिस्से के बना इसमें टाइम पीरियड ऐड कर दिया सर फोर्स ऐड करनी चाहिए। क्या ऐड करनी चाहिए? फोर्स की नेट फोर्स जो लग रही है मतलब टाइम पीरियड ही पूछा जब हम निकाल रहे होंगे तो हम x से अगर जे एक्सटेंड किया जो भी किया तो नेट फोर्स जो लग रही है उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर x लेंगे। इन्होंने अलग अलग का लिख के उसको ऐड कर दिया, उसे गलत नहीं रहेगा? नहीं, लिख के देख लो, मे बी बाई चांस उससे भी वही चीज बन रही हो। नहीं बन रही, नहीं बन रही तो गलत है। मतलब ये जो बच्चों क्वेश्चन था इसमें Yes. 60 और के ये एक्स अगर मैं इसको इधर किया तो इस पे जो आपका ब्लॉक है इस पे तो के एक्स फोर्स लेफ्ट को लग गई। ये स्प्रिंग कितने अमाउंट से खींचेगा बताओ? x कॉन्सेप्ट और ये इधर को खींचेगा ना, Yes, sir. ये कितना x cos 30 बना ये गेस Yes, sir. 4k x cos 30। ओके और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना? तो ये 60 है तो एंगल बिटवीन 30. किसके साथ? Horizontal. 30। तो आपका मतलब इक्वेशन तो ये बन गई ना, के एक्स प्लस ये कितना बन गया 4kx √3/2 into again cos 30 आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा एंगल एक बार दोबारा चेक कर लेना, मैंने इतना देखा नहीं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस एम में हो गया ना। यस तो 4kx बन गया। Yes, sir. इससे निकलेगा टाइम पीरियड मैंने गलत दिया, नन ऑफ दीज है, यस जी डी आएगा उसमें। इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं सर ये वाला मतलब ओके तो इसमें हम वैसे जो हमारा रिजल्ट होता है ये दो ब्लॉक्स स्प्रिंग से कनेक्ट करके, अगर सिर्फ के से कनेक्टेड होता है यस तो क्या होता है? सर रिड्यूस मास मतलब हम 2 पाई रूट m by k में m1 m2 और m1 प्लस m2 ये होता है ना फॉर्मूला। ये कैसे आता है? वहाँ देखा नहीं होगा आपने?
अगर क्वेश्चन दिखा दूं तो मैं क्या होगा, हमारे को स्पेशल ही कराया था। वो सर ने कराया था सच। हाँ तो मैंने तो माइंड में तब ये करवाया भी था कि एक बड़ा स्पेशल केस है, कराया था। तब ये हो नहीं सकता कि मैं उसी मिस में किया हो। हो सकता है आगे पीछे कहीं पे हो। हाँ हाँ वो अलग कहीं पे हाँ, ये होगा। हो सकता है बिल्कुल। जो इसका वैसे एक तरीका होता है वही होता है कि आप एक के फ्रेम में चले जाओ, उसको रेस्ट पे मान के दूसरे को कर दो, तो क्या हो जाता है। तो अब इस केस में बस क्या है कि ये जो दो स्ट्रिंग्स आपके के और टू के ये सीरीज में, ऐसे जिनकी रिवीजन टाइम नहीं आया जब हमने रिकैप किया था। हाँ उसमें तो नहीं तो फिर हो जाता कभी। वैसे मतलब ये नोट कर लो रिवीजन वाले वक्त में उसमें ना, मतलब ये कई बार मिस हो जाता है क्वेश्चन, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अच्छा इन द सेंस कि एकदम स्ट्राइक नहीं करता कि करो क्या कि दो मासेस हैं, हाउ टू सॉल्व दिस। सर एक लाइक ऐसा प्रीवियस ईयर में भी है, लाइक एक सर्कल में दो ब्लॉक्स हैं और एक के नीचे स्प्रिंग दिया हुआ है और एक के ऐसे। पर वो उसमें ये नहीं यूज होता, वो तो सिंपल हो जाता है। ये यूज होके भी हो रहा है, हो सकता है बाई चांस हो रहा हो। मैं मतलब वैसे पैरेलल में लग जाता मैं है। हाँ वही कह रहा हूँ, स्प्रिंग्स पैरेलल में लग जाएंगे Yes, sir. उसमें ये वाला, बट दो बनता ब्लॉक्स थे तो नहीं M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 नहीं बनता, मतलब बस मुझे याद नहीं। मैं तो वैसे सीधी बात ये है, मैंने आपको कभी नहीं बताया रिड्यूस मास, और ना आप कभी यूज करो, बिकॉज यू डोंट नो कि वो कहाँ लग सकता है कहाँ नहीं लग सकता है ना। तो अपना तो मैं सिंपल तरीके से कर दूँ, तो नहीं तो आपको कहीं ना कहीं गलती कर ही दोगे ऐसी चीज में। ग्राफ वाला तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए वैसे, तो रूल बना लो वैसे, मतलब होपफुली आई एम करेक्ट, बट मैंने कभी देखा नहीं कि ग्राफ वाला क्वेश्चन मुश्किल हो। अच्छा ये नहीं तो This is a metallic square plate, massless and extensible string. Beaker में है point of support is slowly raise vertical upwards with constant velocity v. The graph showing variation in tension T against displacement of support. ऊपर क्या आपने पूछा, variation of tension कि discuss non discuss ना substantial बात कहीं कमेंट किए हुए substantial हम सोच रहे हैं इस केस में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिससे कि टेंशन वेरी करेगी। या तो हम बॉयंसी को पिक्चर में लाएं, उसका लाइक थिकनेस माननी थी या नहीं अगर माननी बॉयंसी वाला कंसेप्ट होता थी? तो उस ग्राफ का कैसा आंसर बनता। एक तो बॉयंसी के अगेंस्ट जो बात जा रही है वो स्क्वायर प्लेट लिखा है, यस सर। वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। दूसरी बात ये है कि उस केस में तो सीधी बात ये है कि जितना बाहर निकालोगे उतना बॉइंट फोर्स कम होती जाएगी। यस उससे उससे ही बनता है। उससे बन इससे एक ही बनेगा। नहीं सर, उससे लाइक वो दूसरे वाला बन रहा है, सी वाला कुछ जो मैंने देखा है slanting के सीधा स्लांटिंग वाला। स्लांटिंग ही मिलेगा। slanting आंसर तो हाँ नहीं अच्छा, मतलब ये तो आपने उस हिसाब से बनाया कि आपने कहा जब तक पानी के अंदर है यस सर तब तक कांस्टेंट एक वैल्यू कांस्टेंट रही, हाँ जी। जब पानी से कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा तो बढ़ जाएगी, और वो जब तक बाहर निकल रहा है तब तक वो से ग्रेजुअली। लाइक बायोप्सी मान की गया था बट थिकनेस नहीं थी। तो मतलब ए इज पॉसिबल अगर आप बॉइंट फोर्स के हिसाब से सोच रहे हो ना। और चलो अगर अब हम और चीज सोचें तो अगर हम सरफेस टेंशन को लेके आए
पिक्चर में, फिर क्या होगा? So if थिकनेस नेग्लिजिबल है, सरफेस टेंशन का रोल क्या आएगा? मतलब सरफेस टेंशन तो फिर साइड्स पे ही लगेगी बस। हाँ जी, नीचे नहीं thickness हमारे तो blunt force लगेगी। नहीं मतलब फिर तो नेग्लिजिबल ही होगी बॉन्ड फोर्स। वही प्लेट कह रहा हूँ मैं, तो उसके अगेंस्ट वो बात तो जा ही रही है कि बॉन्ड फोर्स को आप फैक्टर इन करो या ना करो। सरफेस टेंशन के हिसाब से क्या बनेगा? के अंदर है तो फिर कांस्टेंट मास से ऊपर जा रहा है, उसके बाद सरफेस टेंशन लगनी शुरू हुई, फिर जब तक तो पानी के अंदर है तो कोई रोल नहीं है सरफेस टेंशन का, जब बाहर निकलना शुरू हुआ फिर टेंशन ज्यादा लगानी पड़ी, फिर मतलब साइड कहाँ लगेगी जब वो बाहर निकल रहा है स्क्वायर प्लेट? सरफेस टेंशन लगेगी कहाँ? स्क्वायर प्लेट पे किधर को लगेगी सरफेस टेंशन? मतलब ये ऐसे है आपकी स्क्वायर प्लेट, इस सरफेस टेंशन लग कहाँ पे रही होगी? स्क्वायर प्लेट के ऊपर कहाँ पे लग रही होगी? डायरेक्शन नहीं, मतलब पोर्शन ऑफ द प्लेट, एजेस, मतलब जिसमें कि अगेन इनटू द प्लेन वाली तो नेग्लिजिबल हो गई, प्रैक्टिकली तो फेसेस ही हो गए, फ्रंट और बैक फेस ही हो गए, तो वो फोर्स तो सेम ही रहेगी। हाँ जी, मतलब एज लॉन्ग एज आप बाहर निकाल रहे हो यस, तो वो फोर्स तो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जब पूरा बाहर ही निकाल दिया तो फिर तो खत्म ही होगी। फिर एमजी और उसमें वैसे कोई कमेंट कर सकते हैं सरफेस टेंशन और एमजी, अगर ग्राफ फिजिकली वैकेंसी वाइज है मतलब तीनों भी फोर्स करना नहीं, एक मिनट बस, चलो कंबाइन नहीं किया मैंने अभी, मतलब मान लो सिर्फ सरफेस टेंशन फोर्स है तो क्या होगा? मतलब जब आप बाहर निकाल रहे हो तो वो बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, एकदम ही जंप करेगी। Yes. जैसे ही सरफेस टेंशन लगनी शुरू हुई तो वो बढ़ गई उसकी वैल्यू, फिर वही चलेगी, और जब निकाल लिया आपने फिर दोबारा फिर कम हो जाएगी। यस, तो उस हिसाब से सी दोबारा कम वाला केस नहीं है। तो सी तो नहीं बन रहा उस हिसाब से, Yes. क्योंकि फिर तो कम होनी चाहिए थी। और अगर हम दोनों को इंक्लूड कर लें, अगर दोनों को भी इंक्लूड करोगे, जैसे आप बॉयंसी और सरफेस टेंशन दोनों को इंक्लूड करोगे तो भी सिर्फ स्लांट पे ही फर्क पड़ेगा ना, कि कम स्लांट या ज्यादा स्लांट। बेसिक नेचर तो वही रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि ग्राफ वर्टिकल हो जाएगा। तो सी तो फिर मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, कि उसमें बढ़ गया, तो आंसर ए ही बनता है बेस्ट। सेवन कौन सा है? यस, एक सेवन वाला क्वेश्चन था। यस, ओके, तो आपको बता दिया कि अगर नहीं भी पता कि सिफन क्या करता है, कि वो लिक्विड को एक हायर लेवल से लोअर लेवल पे शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस क्या क्या है? H1 H2 में रिलेशन, H1 should be greater than the height of corresponding liquid barometer. सी तो बच्चों आई थिंक हो ही नहीं सकता ना, अगर वही हो गया फिर तो लिक्विड बाहर ही नहीं जाएगा उससे, सी तो सीधा रिजेक्ट हो रही है ऑप्शन। तो बच्चों इसकी वर्किंग होएगी क्या अगर हम सोचें? मतलब देखो, पानी तेज निकलेगा,
तो डेल्टा ऊपर गया तो H2 सी यहाँ पे पी नॉट है प्रेशर, यहाँ पर भी पी नॉट ही है ना, एंड फ्रॉम द फिगर इट सीम्स कि सरफेस एरिया तो सेम ही है, मतलब कोई कंटिन्यूटी वाला पंगा नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। Yes. तो भैया आप जी क्या इक्वेशन बनाओगे, बताओ इसमें कैसे बनाओगे? नॉर्मल वाली बर्नौली के इन 2 पॉइंट्स के बीच में लगाएं। स्टार्टिंग वाला वहाँ कर दिया। अच्छा मान लो, चलो अगर हम यहाँ 1 और 2 के बीच में बर्नौली लगा सकते हैं बच्चों? Yes, sir. कोई चक्कर नहीं लग रहा, सेम लिक्विड है ना, मूविंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे? पी नॉट प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर का भी पी नॉट और माइनस रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट कट गया, if I rearrange terms तो ये बन गया रो जी H2 minus H1 is equal to half rho v2 square minus v1 square। तो बात सीधे ये आ गई कि v2 v1 में से क्या आप बताओ? Yes। सर ये सेम ही नहीं बन गई, मतलब सेम ही नहीं बन गई, मतलब क्या सेम बन गई? जैसे जो v2 स्क्वायर होगा, जो v2 स्क्वायर होगा वो v1 स्क्वायर प्लस h2 होगा। नहीं क्यों? क्योंकि मतलब वहाँ से तो फ्री फॉल ही हो रहा है ना, टॉप वाले पॉइंट से। नहीं बट टॉप वाले पॉइंट का प्रेशर पी नॉट थोड़ी है। सर लेकिन वहाँ पे तो एरिया भी सेम है, तो एरिया भी सेम है, तो वेलोसिटी v1 रहेगी। नहीं v1 v2 में क्या रिलेशन है, अभी हम उस पे आ रहे हैं, बट जो आप कह रहे हो कि v2 को हम सीधा वो तो नहीं लिख सकते जो आपने बोला अभी। फ्री फॉल का कंसेप्ट कैसे लगाओगे आप यहाँ पे? जो ट्यूब का अपर पार्ट है वो तो किसी आ सकते हैं उसमें किस पॉइंट से बोल रहे हैं फ्री फॉल करते आई थिंक वो इस पॉइंट से कह रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट से। नहीं सर H1 नीचे जाके फिर फ्री फॉल लगा सकते हैं। हाँ मतलब अभी तो नहीं लगा सकते ना टॉप तो। हाँ जी, तो क्या हम v1 इक्वल टू v2 कर सकते हैं? उसका लॉजिक क्या हुआ? कंटिन्यूटी है ना, अगर क्रॉस सेक्शन सेम है तो उससे तो क्या आया, h1 इक्वल टू h2 बन गया। बट पॉइंट इज कि हम तो क्वेश्चन पढ़ो तो उसकी क्या लिखा है उसमें कि ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। तो वो लोअर लेवल पे होगा कैसे शिफ्ट? सिर्फ है ना, आपने देखा है कभी प्रैक्टिकली? Yes, पेंट का ट्रांसफर कर दिया था मैंने। पेंट का? यस सर, लाइक एक हाई लेवल वाली बाल्टी है, हाँ एक पाइप के थ्रू एक छोटी बाल्टी में। अच्छा, मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी थी उसमें बस पानी तेज आ रहा था, मैंने तेज आ रहा था काफी तेज आता है। जैसे मैं आम बात को बताता हूँ, जैसे मैंने जो देखा है, खैर वो अब शर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे अगर आप पानी का कूलर भरते हो घर पे, अगर कहीं जैसे आपने टैप से भरा, ठीक है, और जो जहाँ पे आप भर रहे हो वो पाइप का पार्ट उसके अंदर ही, जो टब है उसके अंदर ही डिप्ट है, ठीक है, ऐसे भर दिया आपने और आप टैप से पाइप हटा दो तो क्या होता है, वो सारा टैंक खाली हो जाएगा, वोल्टा फ्लो हो जाता है सारा पानी। नहीं तो इसको कॉमनली उसमें यूज करते हैं
जैसे कार का पेट्रोल खत्म हो जाए और अगर निकालना है, मतलब आपको एक कार से दूसरी कार में पेट्रोल ट्रांसफर करना है, तो आप ये अप्रोच फॉलो कर लेते हो कि उसमें आपको बस ये इंश्योर करना होता है कि जैसे पाइप का एक एंड डाला टैंकी के अंदर, दूसरे एंड से एक बार सर्व करना है। यस सर, एक बार फ्लो शुरू हो गया और छोड़ दो भाई, फिर वो अपने आप खाली हो जाएगी। बेसिकली ये सिर्फ वाला फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से एक्टिवा का पेट्रोल भी ऐसे निकालते है, हैं। एक्टिवा का पेट्रोल भी ऐसे निकालते हैं। हाँ कॉमन है। फ्लूइड्स वाले टर्म में एक ही मुझे प्रॉब्लम आई है, स्टैटिक प्रेशर जो पी नॉट लेते हैं वो कैसे मार करते हैं, वही हर जगह पंगे डालते हैं। जो एयर के कांटेक्ट में है बस सीधे ही है। 0.1 एयर के कांटेक्ट में है। हाँ एक मिनट, वो तो अब इससे डायरेक्टली नहीं है, बट आगे करोगे ना 1 और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल 0 कह लो। हाँ 0 और 1 सेम। नॉलेज मुझे अब तक तंग कर दिया है इस चक्कर में। 0 और 1 सेम हॉरिजॉन्टल। ये सिर्फ पी नॉट प्रेशर है वन पे, तो स्टैटिक प्रेशर है कि अगर हम पूरी उस पे इक्वेशन लिखे वो इक्वल्स टू पी नॉट आएगा। कौन सी इक्वेशन? हमने यहाँ पे पी नॉट ही डाल दिया, पर वहाँ पे P1 is equal to ऊपर वाले पानी का नहीं फर्क पड़ेगा उस पे, रो जी H1 किस पे? श्री पीनट प्लस रोजी H1 नहीं आना चाहिए। नहीं यही तो बात समझो कि जो ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये वाला, इसका प्रेशर कम होगा। यस कभी तो नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाले का पॉइंट पी नॉट है तो पी नॉट प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P1। तो ऊपर वाले का मतलब रादर पी उसका कुछ भी पी है। हाँ एक ये एक पी नॉट हम जो इक्वेशन में डालते हैं, स्टैटिक प्रेशर प्लस पानी के हाइट का डिफरेंस वाला प्रेशर प्लस वेलोसिटी वाला प्रेशर, वो टोटली इक्वल किसके होता है टेक्निकली? नहीं एक मिनट, आप कह रहे हो कि जब हम ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड में, तो अभी जो हमने बात की, मतलब उसको समझ तो जैसे मर्जी सकते हैं। एक ये समझो, हम जो बात कर रहे थे कि पॉइंट जो मैंने बनाया जहाँ पी लिखा है, दिस इज नॉट पी नॉट। यस ठीक है, मतलब पॉइंट 1 का प्रेशर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P, ये तो पक्का है। अब उसमें तो आप दोनों एक्सप्लेनेशंस दे सकते थे, मतलब उसमें तो आपकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो जाती है कि ठीक है सर, आप P को P नॉट ले लो और पॉइंट 1 को P नॉट प्लस रो जी एच ले लो, और मैं कहता कि नहीं P1 इज P नॉट और उतना उससे कम कर दो। बात ये नहीं है, मतलब व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि P1 इज P नॉट, मतलब पॉइंट P का प्रेशर उससे कम होगा P नॉट से। सर फिर दूसरे वाले में ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है, लाइक उसी लेवल तक? जो दूसरी वाली पाइप है, लाइक वो टॉप मोस्ट से उस लेवल तक कैसे आ रहा है? क्योंकि वहां पे तो नीचे वाले का प्रेशर ज्यादा होगा ना। नहीं सी एक मिनट, चलो मैं उसको बताता हूँ। मैंने 1 मिनट के लिए तो यहाँ पे भी प्रेशर P लिखा, ठीक है। कैसे सेम ही है ना, ठीक, फर्क नहीं है। अगर तो अब आपको एकदम माइंड में ये कंफ्यूजन लगेगी कि सर ऊपर प्रेशर P है, नीचे P नॉट है, हाँ तो एंड आपने ये कहा कि P तो कम है, तो लिक्विड फ्लो कैसे कर रहे हैं? वो ना बहुत वेग होता है, जब हम कहते हैं ना लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वही कंफ्यूजन हुई ना आपको। वो सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब हॉरिजॉन्टल पे है। फाइनली तो मैकेनिक्स है, सीधी बात है कि नेट फोर्स लिक्विड को जहां मिलेगी वो उस तरफ को फ्लो करेगा। यहाँ पे आपने ये तो सोच लिया, सिर्फ प्रेशर को तो आपने देख लिया कि P का प्रेशर कम है P नॉट से, लेकिन लिक्विड का खुद का सारा वेट भी तो है जो उसको नीचे लेके आना चाहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिक्विड नीचे आ सकता था। मतलब आप यहाँ पे सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कह सकते थे कि अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स के प्रेशर्स को कंपेयर कर दिया। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप ये कह रहे थे, आप शायद जिसको स्टैटिक प्रेशर ऐसा कुछ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हम बर्नौली में ऐसे लिखते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो P स्क्वायर। तो जिसमें जो मैं समझ पाया, आप शायद ऐसा कह रहे हो
तो आपकी वजह से आप इस P को तो स्टैटिक प्रेशर बोल रहे हो, Yes. और आप इस पूरे सम को किसी और टाइप का प्रेशर बोल रहे हो, Yes. है ना? बिल्कुल गलत। प्रेशर एक ही टाइप का होता है, जिसको आपने स्टैटिक बोलना है या जो भी बोलो, वो ये टर्म P। यू आर नॉट, आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप टोटल प्रेशर लिख रहे हो कहीं का। ये जो टर्म्स हैं मुझे क्या डिनोट कर रही हैं? P rho G H half rho V square। दिस इज एनर्जी पर वॉल्यूम। Yes. ये हाफ mv स्क्वायर mgh उन सबको एनर्जी से डिवाइड करके टर्म्स बनी है। तो जो ये टोटल टर्म है वो तो ये बता रही है कि एनर्जी की पर वॉल्यूम जो एनर्जी एक पॉइंट पे है वही दूसरी तरफ की, ठीक है? तो जब हम किसी बर्नौली लगाते हो, जब भी हम P1 या P2 जो भी लिखते हैं वो उस पॉइंट का प्रेशर है। तो जब मैंने यहाँ P1 लिखना है तो P1 इज प्रेशर ऑफ दैट पॉइंट व्हिच इज P0, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं। उसके अलावा एक अलग से टर्म है rho GH, वो आएगी डिपेंडिंग अपॉन की किधर आपकी हाइट कम है किधर ज्यादा है, और एक तीसरी टर्म है हाफ, ठीक है ना? इट इज नॉट की सम ऑफ दैट क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम प्रेशर। So फिर 0 और 1 में बर्नौली बना सकते हैं। 0 1 में बर्नौली लगा सकते, 0 और 1। अच्छा, इसमें मतलब 0 इक्वल टू 0 टाइप्स कुछ आ जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। Okay. 0 पे प्रेशर P0 प्लस हाइट का कोई डिफरेंस नहीं। एक्चुअली क्या है, अब थोड़ा सा चक्कर क्या है, मतलब इसमें क्या पंगा है 0 और 1 में लगाने में Yes. कि 1 पे वेलोसिटी है, Yes. 0 पे वेलोसिटी नेग्लिजिबल तो है, कुछ तो होएगी ना। अगर 1 में ऊपर जा रहे हैं तो इसको तो नीचे जाना ही पड़ेगा। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आपको बर्नौली अगर लिखनी है तो आपको तो ऐसे लिखनी पड़ेगी कि प्रेशर एट 0 जो कि P0 ही है प्लस हाफ रो V0 स्क्वायर, Yes, sir. और हाइट तो सेम ही है, Yes. इज इक्वल टू प्रेशर एट 1। Yes, sir. मैं आपके पॉइंट पर समझ रहा हूँ जो आप कहना चाहते हो। I'll just explain कि हाफ रो V1 स्क्वायर, तो आपका हो गया कि सर ये तो इक्वल ही हो गया, Yes. जिससे कि फिर further area पे चले जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये इक्वल ही है तो फिर तो V0 इक्वल टू V1 आ जाए। Yes. Yes. फिर area से वो बताओ क्या गलती है? ये तो चक्कर इस कारण समझ नहीं आता। क्या होता है, वी नॉर्मली होता है जब हमने कहा कि 0 और 1 पे प्रेशर सेम है, वो हमने क्या सोच के बोला कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बट वहाँ पे कंडीशन ये भी तो होती है साथ में कि लिक्विड शुड बी एट रेस्ट। Yes. यहाँ तो लिक्विड रेस्ट पे है ही नहीं, Yes. तो वो स्टेटमेंट उतनी ठीक नहीं है कि भाई उस कारण से आपने कह दिया कि P0 इक्वल टू P1, ठीक है? अब आप लगाओ, अब आप 0 1 पे बर्नौली ही लगाओ जैसे हमने अभी लिखी है, ठीक है? उसमें अब 1 मिनट के लिए हमने P0 P1 को अलग अलग लिख दिया। तो उसमें अगर हम ये मानते हैं कि जो V0 वाली टर्म है वो नेग्लिजिबल है, फिर 1 का प्रेशर थोड़ा सा कम आएगा, जो कि होगा भी क्योंकि इस केस में मतलब कुछ लिक्विड समवॉट कुछ ऐसा फ्लो करेगा ना, यहाँ से ऐसे कुछ जा रहा है। यहाँ पे मतलब एक्चुअली ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली क्या होता है बर्नौली ना, एक मिनट, चलो अब एसी पे आए हैं तो हमें ये भी समझें, आप बर्नौली कहाँ लगा सकते हो, किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा सकते हो? स्ट्रीम लाइन। तो इट इज नॉट कि हम हर जगह बर्नौली लगा के एकदम हमें पता चल जाएगा, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन में फंसोगे क्योंकि आपको एकदम ये नहीं पता चलता कि स्ट्रीम लाइन क्या है, ठीक है? तो मोस्टली स्टैंडर्ड केसेस में लग जाती है, वो जो लॉजिकल सा बनता है वही बनता है, बट हर केस में नहीं लगा पाते क्योंकि यू विल नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्ट्रीम लाइन, ठीक है? क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है 0 1 पे, तो इससे क्या लग रहा है स्ट्रीम लाइन नहीं होगी। सुनो तो
स्ट्रीमलाइन का मतलब यही होता है कि अगर हम कोई आइडियल फ्लूइड यूज करें जो उसका पास बनता है उसके पास पार्टिकल होता का। है, तो ये फिर अगर ये आइडियल फ्लूइड है तो फिर क्या होगा 0 1 में अगर स्ट्रीमलाइन में बन रही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि फाइनली स्ट्रीमलाइन फ्लो है और उसका पाथ क्या है हमें ये नहीं पता। हाउ इज द फ्लूइड पार्टिकल एक्चुअली मूविंग। और पॉसिबल क्या है मतलब इससे हमने तो ज्यादा ये माना ना, अगर हमने ऐसे दिखाया तो ये दिखा रहे हैं कि ओ वाला पार्टिकल F1 पे जा रहा है, ये जरूरी नहीं है ना कि ओ वाला पार्टिकल 1 पे जा रहा हो। बाकी सब फर्क क्या पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसका आपको एक और स्टेज दिखाता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला काम हो जाता है। जैसे अब ये मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मान लो मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया। ना हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, मान लो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ठीक है। नॉर्मली जब हम सॉल्व करते हैं हम 1 और 2 में बर्नौली लगा देते हैं। Yes, अगर अब मैं फिर से वही वाली कंफ्यूजन ऐड करने के लिए मैं 1.3 यहाँ ले लूँ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब आप क्या 3 और 2 में लगा सकते हो बर्नौली? ट्यूब थी ट्यूब के फिर 1 और 3 में ट्यूब डाल दो फिर सेकंड पहले इस पे आओ। हाँ ठीक है, नहीं कर सकते इसमें नहीं कर सकते, पंगा पड़ेगा ना। 3 और 2 पे नहीं लगा सकते Yes. क्योंकि वो समझ पाना ना कि कब लिक्विड रेस्ट से उस वेलोसिटी v पे पहुंच गया, वो एक ट्रिकी पार्ट आता है। मतलब आपको ये नहीं पता कि जो पॉइंट 3 है, अगर तो पॉइंट 1 था उसको तो आप क्लियरली कह देते हो कि यार वो तो स्लो मूव कर रहा है, वो तो रेस्ट पे है। पॉइंट 3 के लिए नहीं आप कह पाओगे कि वो रेस्ट पे है या वही वो पार्टिकल है जो राइट को निकलने वाला है, तो वो पंगा पड़ता है इसमें। तो वही चीज वहां पे भी आ रही होगी कि कुछ ना कुछ पंगा पड़ जाता है। बट चलो फाइनली इसको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। मतलब जो मुझे समझ आया है कि O पॉइंट सरफेस वाला जरूरी नहीं है, बीच में से कोई भी हो सकता है जो 1 पे आता है। हाँ, नीचे वाला नीचे वाला हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। मतलब ये तो हो ही सकता है ना कि जब तक वो थोड़ा नीचे आया उतनी देर में कोई और ही वहां पहुंच गया। तो अब ये करना कैसे है क्वेश्चन, लॉजिक क्या बनाओगे? आप क्या ये कह सकते हो कि अगर लिक्विड एक बार ऊपर पहुंचा दिया आपने हॉरिजॉन्टल पोर्शन में जहाँ पे पी है हमने लिखा है, उसके बाद तो नीचे फ्लो कर ही जाएगा अपने आप, इज इट या नहीं? यस क्योंकि mg से मतलब अगर ब्याज जरूरी नहीं है। कौन सा पी वो वाला ही है? ऊपर वाला जहाँ रेड में लिखा है पी, दो भी सेम है। उस पे भी उस पे भी राइट राइट है। नहीं वो तो सेम ही है ना। वो तो सेम ही है। माय पॉइंट इज मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर एक बार लिक्विड ऊपर पहुंच गया तो क्या वहां से अपने आप नीचे आ जाएगा? एक्सक्यूज मी से यस। सर, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें तो हम कह नहीं कि प्रेशर ग्रेडियंट ऊपर को मूव कर रहा है लिक्विड को, लेकिन जो राइट साइड है वहाँ पे तो वो सेम ही है। तो मतलब वहाँ पे नीचे कैसे जाएगा फिर? क्या नहीं समझा मैं। वही क्वेश्चन जे मैंने वही बताया था कि आप सिर्फ प्रेशर के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकते कि लिक्विड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फाइनली तो नेट फोर्स है जिसमें प्रेशर भी आएगा और mg भी आएगा। मतलब लेफ्ट साइड पे भी, मतलब आप एक बात समझो कि वो चलो हम इक्वेशन लेके सामने भी आ जाएगा कि लेफ्ट साइड पे भी जस्ट बिकॉज नीचे प्रेशर ज्यादा और ऊपर कम है तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड ऊपर चला जाएगा। उसको इतना ज्यादा होना पड़ेगा ना कि उसके वेट को बैलेंस कर पाए, तभी तो ऊपर। लेकिन है तो वो दोनों तरफ सेम ना। mg भी नीचे को लग रहा है और प्रेशर को लग रहा है और ऊपर कोई लग रही है दोनों केस में।
हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है कि mg नीचे है, प्रेशर डिफरेंस ऊपर है, बिल्कुल उसमें कोई गलत नहीं है। ये सर तो फिर मतलब कैसे कह रहे हैं हम तो कि ये भी नेट नहीं कह फोर्स की सकते, डायरेक्शन दोनों केस में सेम ही है। हम ये भी नहीं कह सकते पी तक पहुंचेगा या नहीं पहले तो। सर लाइक जो हम सक्शन करते हैं वो मतलब शायद उसी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए करते हैं जिससे पेपर हाँ मतलब चलो ठीक है, वो तो प्रैक्टिकल हो गया, मतलब वही चीज मैथमेटिकली भी बननी चाहिए कि हम क्या इंश्योर करना चाह रहे हैं। तो अब हम ऐसा करें, हम मान लो इसको समझने का सिंपल तरीका क्या है, अब बर्नौली 2 में स्प्लिट कर दो। एक बार हम 1 से p में लगाते हैं, फिर p से 2 में लगाएंगे। अभी क्या प्रॉब्लम थी, मतलब अभी जो हमने पहले लिखा था उसमें क्या दिक्कत है, हमने ऊपर वाले पार्ट को तो एलिमिनेट ही कर दिया ना, हमने तो कंसिडर ही नहीं किया कि लिक्विड ऊपर भी जा रहा है। हम ये तो सॉर्ट ऑफ ऐसा हो गया कि लिक्विड सीधा नीचे कोई निकल रहा है। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए 1 और ऊपर वाले पॉइंट में लगाऊं तो क्या बनेगा? P0 प्लस हाफ रो 5 तक। ऐसे लिखा जाएगा। और अब राइट हैंड साइड पे कैसे लिखोगे? B2 कौन से बात कर? P मैं 2 लिख देता हूँ वाला, इसमें ना सिर्फ ये कर देता हूँ, अब मोस्ट ऑफ कर देता हूँ। अब नीचे आते हुए क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। यस इन इक्वेशंस को देख के बताओ, कुछ कमेंट कर सकते हैं। लिक्विड साइज का कैपिलरी से कोई लिंक नहीं है। हाँ जी, मैंने थोड़ा ऐसे सोचा था अभी कि v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है जो हमारा वो 2gh2 से कम होगा, तो उससे इनइक्वालिटी बन सकती है मतलब जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें पुट करके ना। नहीं वो आपका यहीं से ही बना होगा ना बर्नौली से। नहीं सर वो मतलब थोड़ा इंट्यूशन से ही थोड़ा सोचा था कि
कि मतलब एक्सेलरेशन जी से तो कम ही है। नहीं मैथमेटिकली आना चाहिए जो है। मैथ्स बताओ क्या बनेगी। P2 का प्रेशर P0 कह सकते हैं। हम्म, पक्का बिल्कुल। P2 का कह सकते हैं, P1 का नहीं कह सकते। P1 का P0 से कम होगा कुछ नहीं वो P2 तो पक्का P0 है। Yes, वहाँ P1 तो का कम होगा बात तो P0 खत्म ही होगी। और P1 का P0 से कम होगा। हाँ क्योंकि O पे P0 रहेगा ना, O नीचे चला गया उस पे तो कुछ फिर लाइक कम हो जाएगा। जब हम ट्रांसमीटर वाली ट्यूनिंग करते हैं तो हम P0 और P1 का लाइक सेम ही लेते हैं। वहाँ तो लिक्विड रेस्ट पे होता है बैरोमीटर। वहाँ तो अपने वो लाइक arrangement स्टेडी स्टेट नहीं लेते हैं कि एक बार यहाँ तो स्टेडी स्टेडी है कि लिक्विड फ्लो कर रहा है। बैरोमीटर में तो आप ये कह रहे हो कि लिक्विड रुक गया जो भी फ्लो कर मतलब रहा एक है। बार वहाँ तो रेस्ट पे ही आ गया ना, तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो P1 you cannot directly say, but P2 तो पक्का P0 है। यस कम भी नहीं कमेंट कर सकते P1 पे। P1 क्या कह रहे हो, लेस देन P0 है। Yes. P1 less than P0 पे काउंट कर सकते, फिर आंसर नहीं करेगा। Hindu. Reverse. वो मत करो। हाँ वो तो फिर O नीचे चला जाएगा, O में तो P0 रहेगा, तो 1 पे कुछ ना कुछ फाइनली कम अगर कुछ बेटर लॉजिक बना लो। लीन लगा सकते थे फिर फिगर के बीच में 0 और बीच P0 से कम भी कमेंट कर सकते हैं उनसे। लगा सकते थे। तो यहाँ पे आपने P2 को तो P0 पुट कर दिया। रिवर्स का मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा बाद में, बट अभी एक बार इसका यही हो सकता है कि जो स्पीकर है शुरू तो उसमें से ही करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है वहां पे पॉइंट सिर्फ 0 सरफेस वाला आ रहा है, पर कोई भी आ सकता है। अगर हम कोई भी मान लें, बस हमें ये assumption माननी पड़ेगी कि उस पॉइंट से शुरू होते हैं उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, क्योंकि एलिवेशन डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस को नेगलिफाई कर देगा। आएगा तो P1 लेस देन P0 ही, बस ये assumption है कि बीकर के पार्टिकल्स शुरुआत में रेस्ट पे है। मैंने वो थोड़ी देर बाद की बात कर ली जब O नीचे चला गया, पानी ऊपर भी जा रहा है।
क्या सोच रहे हैं? मैं तो शॉर्टकट सोच रहा था। सर हम ये कह सकते हैं लाइक जो V2 है वो V से ग्रेटर ही होगा क्योंकि mg फोर्स की अगर हम एक पार्टिकल को कंसीडर करें तो प्रेशर ग्रेडियंट ऑपोजिट देखो ऐसा कुछ तो जो है मैथ से आना चाहिए, बर्नौली से आना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं कहना खुद से। वॉल्यूमेट्रिक तो हमेशा ही होएगा और वॉल्यूमेट्रिक तो होता ही होता है, वो तो एक ही है। तो ये जो भी चीजें कोई mg मतलब तो अपने आप बर्नौली टेक्स्ट है ना, तो उससे ही कहना। जो बच्चे इसका शॉर्टकट होता है ना, तो ये होता है कि आप ये सोचो बिल्कुल इनिशियली, ठीक है, स्टेडी स्टेट ही नहीं आई, मतलब लिक्विड फ्लो करना शुरू क्यों करेगा? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर डिफरेंस अगर होगा तभी फ्लो करेगा, ठीक है? अभी स्टेडी स्टेट से भी पहले की बात कर रहा हूँ। तो जो ये आपका लेफ्ट वाला पॉइंट P है, मतलब मैं एक मिनट के लिए एक को P बोल देता हूँ, एक को P डैश बोल देता हूँ, ठीक है? अभी पूरा लिक्विड फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है? शॉर्टकट है मतलब कोई ऐसा, तो आप ये कहो कि जो पॉइंट P का प्रेशर है वो P नॉट माइनस रो जी H1 है, यस ना? और आप कहोगे दिस शुड बी ग्रेटर देन राइट साइड पे P डैश का प्रेशर, वो क्या है? P नॉट माइनस रो जी H2 माइनस रो जी H2। अगर आप बर्नौली लगा रहे हो तो यही आया ना, P डैश जो प्रेशर है। तो इससे बनता है वही H1 तो बन P नॉट मान लिया, H2 P1 आएगा। मैंने वही कहा कि बिल्कुल इनिशियल स्टेट, एक बार इससे शुरू हुआ होगा फिर राइट साइड वाला नहीं समझ रहा कि ग्रेटर देन P नॉट माइनस रो जी H2, रो जी H2 क्या हम रो जी H2 कैसे लिखते हैं? H2 मुझे नहीं पता। अरे यार मतलब ठीक से लिखो मतलब इतने वाले पार्ट पे यस सर, फ्लूइड तो है नहीं ओके। नहीं, फ्लूइड तो है ही, अगर फ्लूइड नहीं होता फिर तो यहाँ पे ये भी नहीं लिख पाते लेफ्ट साइड। तो कुछ पहले हम पॉइंट 2 तक ले आए फ्लूइड को, हाँ फिर हाँ ठीक है। ले आए वहाँ। क्योंकि ये है भी सेम हॉरिजॉन्टल पे, तो यहाँ तो कोई चक्कर नहीं, तो यहाँ पे ग्रेविटी वगैरह का कोई पंगा नहीं है। ठीक है, मेरे दिमाग में फिर भी अटका हुआ है कि जो फ्लूइड रेस्ट पे था, अभी ये वाले जो हम P डैश निकालते हैं ये वाले हम यूज करते हैं बर्नौली में, नहीं ये वाले करते हैं ना बर्नौली में, अगर हम लिख रहे हैं बर्नौली
देखो आप तो जिस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो आप तो उस पॉइंट का प्रेशर लिखते हो। Yes, sir. Yes, no. अच्छा, और कोई बचा? Sir, एक paragraph था जिसमें एक sphere तो पूरा thing छोड़ वाला। दो। Yes. ये तो बस ये है कि फोर्स एफ लगाई और केसेस दे दिए कि हाइट कहाँ कहाँ पे लग रही है और मतलब जैसे आपको ये बताना है मे रोल विद स्लिपिंग, रोल विदाउट प्योर रोलिंग है कि नहीं है, ये ऑप्शंस है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन और फिर कि आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एफ द बॉडी विल बी रोलिंग विद स्लिपिंग। हाँ जी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसका तो बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है, आप एफ इक्वल टू एम ए लगाओगे, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहीं भी अज्यूम कर लो, लेट्स से मैंने पीछे को अज्यूम कर ली, ठीक है। तो आपकी इक्वेशंस क्या बनेंगी? एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम, फिर सेंटर के अबाउट टॉर्क एफ इंटू एच प्लस एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई सी एम अल्फा, ठीक है। और अगर प्योर रोलिंग है तो उसके लिए आपका ए सी एम इक्वल टू आर अल्फा। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि भाई कितनी हाइट पे हो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं कि भाई कितनी हाइट पे फोर्स लगाएं हम सच दैट प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए सीधा। और इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है? प्योर रोलिंग के लिए करना सीधा कि आप प्योर रोलिंग अगर है ही मान लो हम, तो फिर तो आप लो एच के अबाउट ही लगा सकते हो ना सीधा, फिर तो सीधा ही होगा कि एफ इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू Yes. आई सी एम। ट्वेंटियथ में जैसे आपने कहा था कि सॉलिड लेना अगर मेंशन ना हो तो उससे शायद फ्रिक्शन की डायरेक्शन उल्टी आती है। हॉलोस्फीयर में आती है जो इन्होंने डायरेक्शन दिया फ्रिक्शन की। तो ये जो मतलब बी वाला है, जो ऑब्जेक्ट अगर स्फीयर लिखा है तो स्फीयर जो लिखा है वो सॉलिड होना चाहिए, मैं मानते हैं हम। तो उसके हिसाब से देखो क्या आंसर बनता है, अब वही आंसर है, मुझे नहीं पता क्या दिया होगा। अच्छा मुझे समझाओ मतलब कैसे करोगे, हाउ विल यू सी की मतलब
प्योर रोलिंग हो रही है कि नहीं हो रही? वैल्यू निकाल के लेस देन म्यू एमजी करते हैं। म्यू तो का पे का अलग नया वेरिएबल ले आओगे ना, म्यू से तो पहले मतलब ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे मान लग नहीं रहा तो दो जो इसके एसीडी पार्ट थे उनमें तो सीधे दिख रहा था कि रोलिंग हो रही है प्योर। इस वाले नहीं पार्ट में कैसे दिखा वो? मैंने मतलब सीधे पुट करके देख लिया था, तो उससे अल्फा आर ही बन जाता है। मतलब फ्रिक्शन हर केस में 0 था। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपके मतलब बेसिक स्टेप्स क्या आएंगे, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। मतलब आपको अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप कैसे चेक कैसे करोगे? फ्रिक्शन की डायरेक्शन मतलब वो कह रहे हो? फ्रिक्शन की डायरेक्शन वो कैसे चेक करेंगे? हाँ वो तो नीचे वाले पॉइंट के वेलोसिटी लगेगी। एक्सेलरेशन सॉरी। आप ये कह रहे हो कि आपने ये तो इक्वेशन से किया, मतलब ये जो ऊपर वाली है? नहीं सर मैंने पहले मान लिया कि फ्रिक्शन नहीं लग रही मतलब रोलिंग हो रही है, तो उससे मैंने नीचे वाले पॉइंट की डायरेक्शन निकाली। एक मिनट, आप गलत कह रहे हो बच्चे, एक मिनट आप भी बताओ सारे। अगर हम कह रहे हैं कि रोलिंग हो रही है तो डज इट मीन कि फ्रिक्शन नहीं लग रही? प्योर रोलिंग इस पर्टिकुलर केस में डज प्योर रोलिंग मीन कि फ्रिक्शन नहीं लग रही? इससे मतलब वो बाकी केसेस में तो वो कोइंसिडेंस ही था। इसमें फोर्स लग रही है ना, एक्सेलरेटिंग होगी। प्योर रोलिंग में वेलोसिटी मेंटेन करके रखनी है तो फ्रिक्शन तो लगेगी। फ्रिक्शन तो लगेगी ना प्योर रोलिंग में भी। जिससे मैं वही कह रहा हूँ पहले मान लिया था कि नहीं लग रहा। अच्छा, उसके बाद मैंने डायरेक्शन निकाली थी नीचे वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन की, तो फ्रिक्शन उसको पोस्ट करना चाहेगी ना उस टेंडेंसी को। नहीं बट ये करके आप अचीव क्या कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ रहा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता लग जाएगी ना। वो तो आप इक्वेशन से सीधा ही बन जाएगी ना, जब आप एफ निकालोगे उसी से निकल आएगी। आप मान लो ये दो इक्वेशन, ये जो मैंने ऊपर 3 इक्वेशंस लिखी हैं, यस सर ठीक है? यस सर। देखो बच्चों करना क्या है, आप ये 3 इक्वेशंस हैं, मान लो वो भी नहीं, लोवेस्ट पॉइंट भी नहीं यूज करते, ये 3 इक्वेशंस हैं। आप प्योर रोलिंग अज्यूम कर लो कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो आप प्योर मतलब तभी ये थर्ड इक्वेशन तो तभी लगाई आपने। और उससे आप एफ की वैल्यू निकाल लोगे, तो एफ पॉजिटिव आया वही आगे को लग रही है फ्रिक्शन। मतलब इस करके हिसाब से जहाँ मानी है वहां लग रही है, नेगेटिव आया उसका उल्टा लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 0 आ जाए किसी पर्टिकुलर केस में, तो व्हिच वुड मीन कि उस केस में फ्रिक्शन नहीं लग रही, बस सीधा ही है। लेकिन इस केस में है नहीं ना प्योर रोलिंग। किस केस में? जो 20th क्वेश्चन है उसमें प्योर रोलिंग नहीं है। नहीं मैं 20th नहीं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा था कि आपने इस क्वेश्चन को करना। यस सर। तो 20th में मतलब h इक्वल टू r/2 और ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्फीयर है, तो आप कहते हो कि इस केस में प्योर रोलिंग नहीं आती। ये आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि प्योर रोलिंग नहीं आ रही इस केस में? ये आपको कैसे पता चल रहा है कि प्योर रोलिंग है कि नहीं है? मतलब मैंने तो अभी आपको जो तरीका बताया वो तो ये बताया कि अगर प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है, बट मान लो प्योर रोलिंग नहीं है तो आप कैसे बताओगे? अगर स्लिपिंग हो रही है, अगर प्योर रोलिंग नहीं हो रही
मतलब हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब रोलिंग करके अज्यूम मान के फ्रिक्शन निकाल लिया हमने, यस आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि स्लिपिंग हो रही है, मतलब रोलिंग हो ही नहीं रही? पहले दे क्वेश्चन से कर सकते हैं। नहीं चल 3 अननोन हो गया। ठीक है। सिर्फ पहले नॉन रोलिंग वाली कंडीशन बनेगी, फिर हम उससे फ्रिक्शन का देखेंगे। आप क्या हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, नॉन रोलिंग कैसे बताओगे आप? सर मतलब मैंने तो ऐसे देखा था कि रोलिंग करना का काम ही नहीं है कि रोलिंग करना। नहीं मतलब बट उसका ना कि सफिशिएंट फ्रिक्शन ना हो और वो इंश्योर ना कर पाए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे भी फ्रिक्शन है वहाँ रोलिंग हो ही जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि ना हो रोलिंग। बिल्कुल इनिशियल कंडीशन का वो पूछ रहे हैं ना, तो उससे पहले फोर्स एफ के कारण टॉर्क लिख दिया, उसके बाद अल्फा निकाल लिया और उसी की एक्सेलरेशन निकाली उसी के कारण। तो उससे देखा था कि अगर A इक्वल्स एक्सेलरेशन में तो फ्रिक्शन भी आ जाएगी ना? ये सिर्फ वही मैं कह रहा हूँ कि रोलिंग के बाद फ्रिक्शन का देखेंगे। रोलिंग वो ये कह रहे कि पहले देखेंगे रोलिंग हो रही है नहीं। क्या गुरसाहिल फिर बोलो? सिर्फ पहले मतलब वो देखेंगे ना कि रोलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, फिर उसके बाद हम फ्रिक्शन का देखेंगे। क्योंकि जो इसके दूसरे वाले केस थे उन सारों में रोलिंग वैसी हो रही थी विदाउट एनी फ्रिक्शन। आप ये कह रहे हो कि जो मतलब कौन सी ऑप्शंस? A C D आई थिंक ऐसा है बच्चों, मतलब कि ए सी डी में अगर आप प्योर रोलिंग मानते हो तो एफ की वैल्यू 0 आ रही है, इज इट? यही कहना चाह रहे हो आप गुरसाहिल? यस सर कि ए सी डी में एफ की वैल्यू 0 आ रही है प्योर रोलिंग मान के, करेक्ट? यस तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, व्हाट डज दैट मीन कि वहां तो फ्रिक्शन पे जरूरत ही नहीं पड़ रही, फोर्स ही आपने इस तरीके से लगाई है कि बॉडी प्योर रोल कर रही है, तो वहां तो प्योर रोलिंग होएगी पक्का। तो मतलब बीसीडी के करस्पॉन्डिंग जो आंसर्स बनेंगे क्या बनेंगे? एक तो क्यू बन गया, विल रोल विदाउट स्लिपिंग। आप ये भी चेक कर लोगे कि फ्रिक्शन किधर को लग रही है, जब फ्रिक्शन लगी नहीं रही तो आर तो आएगा ही नहीं। और एस, आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एफ द बॉडी विल बी रोलिंग विद स्लिपिंग। नहीं किसी भी F के वैल्यू के लिए रोलिंग रहेगी। सीधा ही आ रहा है, तो इसमें तो मतलब जो बी सी डी ऑप्शंस हैं वो तो बहुत ही आसान आ गई, तीनों के करस्पॉन्डिंग सेम ही आएगा आंसर, चेक करो यही है ऐसी थी। यस BCD सारों का हाँ मतलब सिर्फ क्यू आएगा। यस सर तीनों तीनों का क्यू ही दिया हुआ है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया था। ठीक है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका कैसे चेक करोगे कि H इक्वल टू आर एंड ऑब्जेक्ट इज रिंग? तो देखो जो इसमें तो बी में नहीं है, बी में पंगा पड़ रहा है, ए से डी में आ रहा है, ठीक है बी में। अब बी में आप कैसे चेक करोगे? बच्चों मैं जो पूछना चाह रहा था आपसे वो सिंपल बात ये थी कि अब बी में प्योर रोलिंग होगी कि नहीं होगी वो कैसे पता चलेगा? वो बेसिकली फ्रिक्शन की वैल्यू पे डिपेंडेंट आ जाएगी। आपने क्या किया, प्योर रोलिंग अज्यूम करके फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली, तो आपको चेक कैसे होगा? जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको चेक कैसे होता कि अगर तो आपकी वो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी से कम आती फिर तो ठीक है प्योर रोलिंग ही होती, फ्रिक्शन वही करवाना भी चाहेगी। और अगर उससे ज्यादा आ गई तो क्या मतलब है? तो भाई स्लिपिंग होएगी। तो मतलब आप बी ऑप्शन में कमेंट नहीं कर सकते कि रोलिंग हो रही है या स्लिपिंग हो रही है,
हाँ, क्योंकि म्यू तो गिवन ही नहीं है हमें, तो अब उसके हिसाब से ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट मे रोल विद स्लिपिंग, ठीक है, स्लिपिंग हो सकती है। पी आर, फ्रिक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर वही रोलिंग मान के आई थी, तो उसको बिना देखे यहाँ पे विल लिखा हुआ है, तो पक्का तो नहीं कह सकते ना कि फ्रिक्शन आगे कोई लग रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर फ्रिक्शन इनसफिशिएंट ही हुई और स्लिपिंग हो रही हुई, फिर तो पक्का ही है कि फ्रिक्शन पीछे को लगेगी, फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो आर ऑप्शन नहीं आएगी। और एस, आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एफ द बॉडी विल बी रोलिंग विद स्लिपिंग, ये आएगी, क्योंकि म्यू की कोई भी वैल्यू ले लो, अगर आप उसके करस्पॉन्डिंग एफ बढ़ाई जा रहे हो, फिर तो स्लिपिंग होएगी होएगी। will in forward direction, दोनों opposite है, Q और S। तो मतलब बी के करस्पॉन्डिंग क्या आंसर बना? एक तो पी बनेगा और एक एस बनेगा। ठीक कह रहा हूँ? Yes। मे रोल और एनीवेज की इस केस में एक टाइम के बाद तो पक्का स्लिपिंग होएगी होएगी, अगर एक एफ के बियॉन्ड, एक टाइम के बाद नहीं, एक एफ के बियॉन्ड। इसका आंसर आपकी रोल। तो मतलब जो बी ऑप्शन है, और ये सॉलिड स्फीयर मान के ये बता रहे हो मुझे? Yes, solid sphere। खैर अभी तक तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया Use ही सॉलिड नहीं स्फीयर, हॉलो स्फीयर, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं। नहीं, उसमें पड़ेगी, उसमें पड़ेगी आपको बस कि, अच्छा एक सेकंड ना, अगर हम ऐसे सोचें, आपने सी में उसको सॉलिड माना है, Yes, अगर नहीं मानते तो मतलब सेम लॉजिक से ही चलें, तो बी में आपने सॉलिड ही माना है, तो बी में स्लिपिंग हो रही है मतलब। Yes। ये तो सिर्फ बी में वही बता नहीं सकते, म्यू तो दिया ही नहीं हुआ, म्यू तो दिया ही हाँ, तो नहीं बता सकते ना, तो तो अभी हम मे वाला कह रहे हैं, बी ऑप्शन, और तभी हम आखिरी कह रहे हैं, तो इसका पी एस बनेगा, ये जो भी बनता है, ए डी। Yes। तो 20th क्वेश्चन का आंसर आपका ये सी डी दिया होगा। सी था क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन। नहीं, तो जिसके कौन कमेंट, दो करेक्शंस हुई हैं ना, Yes। एक तो किसी का नन ऑफ दीज बन रहा था, Yes। वो एसएचएम वाला, और एक ये वाला, हाँ? आपके बढ़ गए, कम हो गए? कुछ नहीं हुआ। सेम, Yes। फर्क तो पड़ता है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसमें सब। मैथमेटिकली तो ज्यादा फर्क पड़ता है। excuse me, sir। बैठ करके गया था, थोड़ी सी ज्यादा लॉजिक डाउट। हाँ जी, बताइए। सर ये जो जैसे आपने बताया ये फ्रिक्शन लेस यूएमजी वाला, ये तो वही वाला है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, अगर प्योर रोलिंग हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी ना। यस सर, और स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक लगेगी। लेकिन जब भी मोशन स्टार्ट होगा बिल्कुल ही, तब जैसे इस केस में यही माना है कि मोशन स्टार्ट हुआ है, तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन कौन सा लगेगा। हाँ, तभी तो हमने रोलिंग से स्टार्ट किया ना, क्योंकि इनिशियली तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। तब हम पहले ऐसे नहीं करेंगे कि हम सिंपली जो फोर्स है उसके कारण एक्सेलरेशन और अल्फा निकालेंगे, बिल्कुल टी इक्वल्स टू 0 पे। रफ सरफेस पे अगर एक ब्लॉक पड़ा है, आपने उस पे फोर्स लगाई, तो क्या आप कभी भी ऐसा कहते हो कि भी उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन f/m है? नहीं, लेकिन ये रोलिंग डिफरेंट हो गया ना थोड़ा। हाँ, तो वही तो डिफरेंस हम ला रहे हैं कि रोलिंग करनी है। यहाँ पे यही डिफरेंस आएगा ना कि पहले रोलिंग की टेंडेंसी होगी, अगर वो नहीं सेटिस्फाई हो रही तो स्लिपिंग आएगी। ओके सर। ठीक सही है।
ये मेंस का है ना, पिछले से ये तो जो हमने एक जो मैं आपको सर रिजल्ट उसमें हमने कहा था जी अगर ये डैम्पिंग हो रही है उसके साथ फोर्स लगा दी, उन्होंने सीधे ही फोर्स लगा दिया। हाँ तो डैम्पिंग वाली टर्म तो मुझे नहीं, जो आपने एक्सप्रेशन बनाया था वो 3 टर्म वो और ये कहता है 1/m into ये बनता है जो हमने ये लिखा था ना, कौन सी वाले? ये जो चीज मैंने लिखवाई थी, एम्पलीट्यूड इज एफ नॉट अपॉन दिस, कि ये तो मैंने कहा कुछ और आती है, वो बस वो टर्म 0 हो जाएगी, उसी के साथ डैम्पिंग कांस्टेंट आता है ना बी। शीश को भी बोल दे कि टेस्ट ले ली। सर ये नहीं, इस पर मैं चेक करना था अभी। सर ऐसी होती है, क्यों होती है? जो देखा तो सही इस बार पक्का। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन मेंस और टेस्ट का भी बताओ। हाँ पूछो। मैं तो theoretical गलत करके होते जिससे I mean, जो डॉपलर वाला है, इसमें सर वेलोसिटी जो लेना तो रिलेटिव वेलोसिटी लेनी होती है या लाइन ड्राइविंग? सारी डॉपलर जब आप लगाते हो सारी अर्थ फ्रेम वेलोसिटी होती है, और अगर ऐसे वाला जो केस है ये 2D का केस हो गया, तो यहाँ पे आपको वो वेलोसिटीज लेनी होती है जो along the line joining the source and destination होती है, कंपोनेंट लेना होता है। सर लाइक उसका फिर क्या लॉजिक है? क्या मतलब हम कंपोनेंट वाला ले रहे हैं क्योंकि मतलब जो चेंज आना है, साउंड जो है, साउंड तो सोर्स टू लिसनर ही ट्रैवल हो रही है ना, तो उसको जो चेंज आएगा वो तो उसी डायरेक्शन के along जो वेलोसिटी है उसके कारण ही आएगा। अगर जैसे वो डिस्टेंस सिग्निफिकेंट हो साउंड के स्पीड के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला सीधा नहीं लगा सकते हम, मान लेके उसी इंस्टेंट हाँ दिस इज अज्यूमिंग कि वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। इसमें भी कुछ गड़बड़ है। अगर हम इक्वेशन से c निकालें तो वो 10⁻22 वाला आएगा। ठीक है। और वैसे भी एवरेज इंटेंसिटी मैंने तो दिया ही नहीं था। ये वाला ये क्यों आपने किया क्यों नहीं? तो आसान था। आंसर सर ये बहुत कैलकुलेटिव था, लाइक 1.7 आ रहा था, इन्होंने 1.71 दिया हुआ। मैंने थोड़े से तो रेंज कर दी थी, 1.71 से 1.72 तक दिए हैं मार्क्स। बहुत स्पीड तो गलत है। स्पीड अगर इक्वेशंस चेकेंगे तो भी 3 अरे ये तो मैंने कम से कम 1.7 तो लिखा है। वो ठीक है, एक मिसप्रिंट है कि सी शायद वो बन ही नहीं रहा था ना। नहीं बन फ्लड लाइट लिखी हुई मैंने तो मेरे को याद ही नहीं था। सी से ज्यादा तो नहीं बन रहा था, अगर सी से ज्यादा बन रहा था फिर तेरे तो गलत है। क्या? अरे जो इक्वेशन है, अगर इक्वेशन में तो स्पीड हो सकेगा तो वो कुछ और है। हाँ जिस सी तो ज्यादा बन रहा है फिर तो ऑब्वियस ही है। नहीं बट अगर इक्वेशन तो सर लाइक मींस इसका मतलब ऐसे किया था कि जो नीचे पाई वाली है, जो ऊपर नीचे पाई मल्टीप्लाई करके पाई स्क्वायर को 10 मान दिया था, फिर उससे 1.69 1.69 कुछ बनता था, तो इसलिए 1.7 कर दिया। पाई को 22/7 माना, उससे 1.72 बन रहा था। नहीं मैंने तो देखो ये किया था कि मैं तो नॉर्मल सॉल्व किया, और मतलब 3.14 ही लेना पड़ेगा या आप 22/7 लो, तो उसको लेके जो अप्रोक्सीमेट कर सकते हो वो कर सकते हो। 10 इज नॉट एनी स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो जब तक ना दिया हो आप नहीं रह सकते, मतलब फिर तो किस्मत की बात है। दूसरी कितनी बन रही है? कैलकुलेट करके तो कर ले भाई, मेरे को पता ज्यादा बन रही है, स्पीड तो गलत बन रही है। स्पीड तो गलत बन रही है। बट अगर ये जैसे मेंस में ऐसे वो, तो आप ये कह सकते हैं कि सी इन्होंने दिया नहीं, वाई जो सी दिया होना चाहिए, मैं कहता हूं कांस्टेंट्स देते हैं। यस सर, अगली बार से टेस्ट नहीं पोस्टपोन करना, बहुत हो गया ये नंबर ले जाते। अगली बार से ना 2 रूल बनाना हो, मैं तो टेस्ट पोस्टपोन नहीं होगा, और एक जिसने क्लास नहीं लगाई वो दे ही नहीं सकता टेस्ट, ये करना पड़ेगा।
फिर मेरे को अरे। कॉल पे कह रहे तूने क्या गलतियां की हैं नहीं सर, पोस्टपोन तो कर दिया करो, पोस्टपोन तो कर दिया, बढ़िया रहता है, वो बढ़िया रहता है। आशीष बोलेंगे नहीं गुस्सा मेरे साथ नहीं 1% नहीं पोस्टपोन कर तो दिया मैंने, तो फिर भी दोनों दे दिए, इस पे भी दोनों दे, उसने तो एक उसने तो उससे फिर भी किसने? एडवांस दिया उस टाइम। क्यों भाई, तुमने क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है ना गुडसेल में एडवांस तक पहुंचते हैं। और गुडसेल आगे से तुम ऑफलाइन आया करो। ये सिर्फ ऑफलाइन ही आया, ये सिर्फ ऑफलाइन ही आया करूंगा। ये करवाते रहते हैं उसको नहीं, इसका करता हूँ मैं कुछ फिक्स काम, ऐसे कुछ तो मेरे सही को नहीं है। बता दिया करो फिर करना है हाँ वही ना, जिसने बेचारे ने शरीफ बंदे ने उसी दिन दे दिया ना मुझे, सिर्फ मैं साथ में यहाँ पहुंची हुई उसको हूँ बाद में पता चला कि अगले दिन तक हो गया। 9:30 पहुंची हुई और मैं तो ये हैरान है कि तुम में से कुछ लोगों ने, क्या हुआ कि कईयों का आया मेरे पास, तो मैंने कहा कि चल क्या 1-2 घंटे करना है, कल तक कर देता हूँ अभी, चल कई बार एमी टेस्ट बीच में किसी का छूट जाए कर जाए, तो लोगों ने इंश्योर किया उसको कि आखिरी टाइम पे ही खत्म करेंगे हम। बस 5:59 पे शेयर करते हैं ये हाँ। गुडसाइड का लास्ट सीन 5:58 का था, इसका 5:47 का था। अरे नहीं मैंने मैसेज किया था ना तो मैं किया नहीं, अरे मैंने मैसेज किया था, अरे मैसेज किया था, टेस्ट नहीं किया बहुत स्टॉप कर दिया। नहीं सर मैसेज किया था। 6 बार का मैसेज करा तो 2 बार चेक कर गया। नहीं मैं फोन में अब कम कर दिया। चलो भाई ऐसा है, अब तो सिर्फ एक ही टेस्ट है ना, और चैप्टर भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, फिर एक बार थोड़ा दे फिर हम ऐसे प्लान करते हैं ना। अब आपका टेस्ट है कब? Wednesday। बस अगली क्लास में सेमी कर लेंगे तब करेंगे। सेमी में आप कुछ ट्रांजिस्टर कह रहे थे ना? क्वेश्चन तो करवाया क्वेश्चन नहीं हो रहे। हाँ उसके क्वेश्चंस की डिस्कशन एक क्वेश्चन में वॉइस फिंगर्स करके कुछ कर रहा है, मैंने बड़े गंदा लॉजिक लगाया था। मैंने कराया ट्रांजिस्टर, मुझे याद नहीं आता यस सर कराया है, स्पेशल क्लास ली थी हमने। है ना, मैं ली थी, ये सिर्फ करवा दिया, ये सिर्फ करवा बता दिया दिया था ना, तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ ट्रांजिस्टर वाला एक तो वीडियो। पर क्वेश्चन नहीं है। और क्या मॉड्यूल के क्वेश्चन की डिस्कशन पड़ गई ट्रांजिस्टर्स की, जब मुझे किए पूछा मैंने। तो फिर डिस्कस कर लेंगे, अब जब सेमी कनेक्टर्स करेंगे तब साथ में वो भी कर लो, डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर सेमी कनेक्टर्स ही करते हैं, मैं आज वीडियो शेयर कर देता हूँ फिर उसको खत्म करते हैं। कम्युनिकेशन नहीं है कम्युनिकेशन या नहीं है? नहीं, वैसे तो है जेईई मेंस में, मतलब आपके टेस्ट में नहीं है इस वाले में। वो किसी भी हाँ वो इसमें नहीं डला हुआ, वो आपके फुल सिलेबस में आएगा सीधा, बट मैं आपका एक बार ये प्लान खत्म हो जाएगा ना तो मैं आपको एक बार वो कम्युनिकेशन का कराऊंगा रिकैप कि उसमें जितना करना है वाला, वो मतलब जान के मैंने भी नहीं डाला था वो बेसिकली आपको एक वीडियो देखनी है 1 घंटे की, आपको कम्युनिकेशन इतना है और कुछ नहीं। चलो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास सेमीकंडक्टर्स।